Hey everyone, this is Neha and I welcome you all to the official online platform of Law Prep Tutorial. आज हम फिर से एक नया डॉक्ट्रीन पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अच्छा चलो इसे हम समझते हैं कि कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता है, उसे ऐसे दिखाता है जैसे कि वो उन्होंने अपनी अथॉरिटी के अंडर ही बनाया है। ऑन द फेस ऑफ इट वो लॉ ऐसा लगेगा कि वो एकदम अथॉरिटी के अंडर बनाया गया है, लेकिन लेकिन जब हम उसको ठीक से पढ़ेंगे, उसका इंटेंशन देखेंगे, उस लॉ को जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि लेजिस्लेचर ने अपनी जो पावर थी उसका एक्सेसिव यूज करके ये लॉ बनाया गया है, राइट। सो लेट्स सी। अच्छा चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि आपको पता होगा आजकल बहुत ही पार्किंग इश्यूज आते हैं बिल्डिंग्स में, सोसाइटीज में। तो क्या ऐसे काफी रूल्स हमारे सामने आए हैं कि टेनेंट्स को पार्किंग अलॉट नहीं होती, राइट। तो क्या होता है ना कि कमिटीज डायरेक्टली तो टेनेंट्स को ऐसा बोल नहीं सकती कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, राइट। आप उन्हें डायरेक्टली नहीं निकाल सकती बिकॉज ऐसा उनके पास पावर नहीं होता है। तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए वो इनडायरेक्टली क्या करती है, वो इनडायरेक्टली ऐसा कुछ रूल्स बनाती है कि उनको पार्किंग राइट्स नहीं देंगे, वहां पे लिफ्ट यूज करने नहीं देंगे, लिमिटेड गेस्ट अलाउड होंगे। तो ये इनडायरेक्टली ये सारे रूल्स बना के टेनेंट्स को वहां रुकने से मना करती है। बस इसी तरह से, इसी लॉजिक से हम ये वाला डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे। और इसका सेंस ये है कि जो भी चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। यहाँ पे भी लेजिस्लेचर क्या करते हैं, जो लॉ वो डायरेक्टली नहीं बना सकते वो इनडायरेक्टली बनाते हैं, पर वो भी इनवैलिड ही होता है। सो लेट्स रीड दिस, that a colorable law is one that looks valid on the surface but is actually unconstitutional in substance. The legislature may present the law in a way that seems legal, but its real intention is to achieve something that is not allowed to do, right. This doctrine is a legal principle that aims at the prevention of excessive and unconstitutional use of the legislative authority of the government. The doctrine is derived from Latin maxim. Let's see कौन सा maximum. Quando aliquid prohibitior ex directo prohibitior at per obliquum. That means कि जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, राइट। तो जो लॉ आप डायरेक्टली नहीं बना सकते वो लॉ आप इनडायरेक्टली भी नहीं बना सकते, राइट। नाउ लेट्स सी ये डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। क्या हुआ ना, ब्रिटिश एरा में ये डॉक्ट्रिन लाया गया। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुरू किया था, पर देन वो फेडरल फॉर्म हुआ और यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में बैलेंस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डॉक्ट्रिन लेके आई। ये डॉक्ट्रिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया से डिराइव किया है ना। इसका बेसिस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इसका आर्टिकल 246 है। यू नो आर्टिकल 246 में पावर दे रखी है पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की अपने अपने सब्जेक्ट पे, जो कि 7th लिस्ट में दे रखे हैं। यूनियन लिस्ट, सॉरी 7th शेड्यूल में दे रखे हैं 3 लिस्ट, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। तो यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट पे बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट पे दोनों का पावर होता है लॉ बनाने का। अभी इसी में जो है ये डॉक्ट्रीन आता है, डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। लेट्स सी। Article 246 discusses the federal nature of India. This article describes the power between center and states and specifies their authority to enact laws on various subjects. Right? आप बहुत सारे subjects पे law बना सकते हैं. The 7th schedule divides the legislative authority between center and states into 3 distinct lists. So we'll discuss that list to prevent them from intruding on each other's legislative domain. ये लिस्ट हमने क्यों बनाई, ताकि आप एक दूसरे के legislative domain में आप ना interfere करें, right? The subjects in each list are carefully divided to avoid conflicts between center and state, right? And the constitution grants complete autonomy to center and state to make legislation within the preview of their jurisdiction. कि आपका जो jurisdiction है, जो आपका subject matter है, आप उस पे law बनाइए, आपको उसके लिए complete autonomy है, but आप किसी और के subject matter पे law मत बनाइए। इसीलिए हमने ये 3 list बना के division of law making power किया है, right? ओके, सो इस पे केस लॉ देखते हैं कि कैसे कोर्ट ने इस डॉक्ट्रीन को लगा के काफी सारे केसेस सॉल्व किए और ये कैसे ये डॉक्ट्रीन काम करती है, राइट।
सो RS जोशी वर्सेस अजित मिल्स का केस है 1971 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कलरेबल लेजिस्लेशन के वेरियस फॉर्म के वर्ड्स बताए थे कि अगर ये लिखा आता है तो ये भी कलरेबल लेजिस्लेशन ही है। सो कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, फ्रॉड ऑन लेजिस्लेटिव पावर, फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, सबका मतलब एक ही है कि ये यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लगेगा, यहाँ पे एक्सेसिव यूज ऑफ पावर हुआ है और आप इनकॉम्पिटेंट थे इनेक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर लॉ को, ठीक है। आफ्टर दिस डॉक्ट्रिन क्या हुआ ना, द लेजिटिमेसी ऑफ लेजिस्लेशन इज आइडेंटिफाइड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ लेजिस्लेचर टू इनेक्ट अ पर्टिकुलर लॉ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कोर्ट क्या देखते हैं, जब भी ये लगाना होता है डॉक्ट्रिन, ये देखते हैं कि आप एज अ स्टेट गवर्नमेंट, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कॉम्पिटेंट थे या नहीं थे वो लॉ बनाने के लिए। आपका इंटेंशन, आपका मोटिव नहीं देखा जाता, सिर्फ आपकी कॉम्पिटेंसी देखी जाती है, राइट। द जुडिशरी जब डिटरमाइन करती है तो यही देखती है कि आप कॉम्पिटेंट थे या नहीं थे, आपका मोटिव, आपका इंटेंशन नहीं देखा जाता। अच्छा, लेट्स सी अनदर केस। ये हमने आपको याद होगा तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में भी देखा था ये वाला केस। द फर्स्ट वन केस वाज दिस ओनली, दैट इज स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह। दैट इज 1952 का केस है। इसमें क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आए। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट बना जिसको चैलेंज किया गया क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी एंड आर्टिकल 14 को 13 क्लॉज 2 को वायलेट कर रहा था, राइट। तो जब इसको चैलेंज किया गया तो बिहार हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो है इनवैलिड है क्योंकि फंडामेंटल राइट को चैलेंज कर रहा है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, फर्स्ट अमेंडमेंट आया, राइट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसके थ्रू ये जो लॉज थे इनको हमने 9 शेड्यूल में डाल दिया, ठीक है। अब इस पर हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। अब ये अब इनको कोर्ट में नहीं ला सकते, इन लॉज को, इन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो इनको 9 शेड्यूल में डाल दिया। अब जब इनको 9 शेड्यूल में डाला तो जमींदार ने ये बोला कि ये जो लॉ है ना, ये एक इनवैलिड लॉ है, ये कलरेबल एक्सरसाइज है पावर का। कैसे कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए लॉ लाया गया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो इसीलिए लॉ लाया गया है, पर एक्चुअली में यहाँ पे इक्वल कॉम्पनसेशन का, एडिक्वेट कॉम्पनसेशन का प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे जब आप जमीन ले रहे हो तो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे हो, इसीलिए ये दिखाया ऐसा जाता है कि लाया गया है जमींदारी को अबॉलिश करने के लिए, पर यहाँ इक्वल कॉम्पनसेशन नहीं है, ये कलरेबल एक्सरसाइज है, जैसा दिखाया गया है वैसा ये लॉ नहीं है, राइट। ओके, और ये जो है क्योंकि ये कलरेबल है इसीलिए यहाँ पे फ्रॉड ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। ओके, सो यहाँ पे इशू ये था कि जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट है वो कलरेबल लेजिस्लेशन है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लैंड एक्विजिशन जो है ना वो पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए। हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 2 भी यही बोलता है कि आप पब्लिक पर्पस के लिए करो प्लस कॉम्पनसेशन दो, राइट। सो कोर्ट स्टेटेड इवन दो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 और 31 बी लिमिट करते हैं चैलेंजेस को, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है इन लॉज का, राइट। ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हो कॉन्स्टिट्यूशन से, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, वो वैलिड नहीं होगा, राइट। एंड द लेजिस्लेचर में प्रिटेंड टू एक्ट विद इन द पावर, जबकि वो एक्चुअली वायलेट कर रही है, पर बस वो प्रिटेंड कर रही है कि हम ये लॉ सिर्फ जमींदारी को रोकने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए लाए हैं। ये एक्ट को बोला गया कि फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि यहाँ पे एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं था, और इस पूरे एक्ट को उन्होंने इनवैलिड नहीं किया, बस वही पोर्शन जहाँ पे एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं था उसे ही इनवैलिड लगाया। अब देखो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन भी पढ़ा है, यहाँ पे पूरे एक्ट को नहीं इनवैलिड किया, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन लगाया और सिर्फ सेक्शन 4B एंड 23F ऑफ बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को इनवैलिड किया और बाकी पूरे एक्ट को इंटैक्ट रखा, राइट। अब क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है मिसयूज में, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का मिसयूज प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम ये डॉक्ट्रिन नहीं लगाएंगे तो सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पे, स्टेट सेंटर के सब्जेक्ट मैटर पे लॉज बनाते रहेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी और ये मिसयूज ऑफ पावर भी होता रहेगा। तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को रोकने के लिए ये डॉक्ट्रिन हम लगाते हैं।
इससे, इस डॉक्ट्रिन की मदद से जो जुडिशरी है वो बैलेंस लाती है कंट्री में। जब भी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ज्यादा पावरफुल बनना चाहती है या ज्यादा पावरफुल बनती है, तो वहीं पर ही उसको रोक दिया जाता है, राइट। ये लेजिस्लेचर को भी एनकरेज करती है कि वो ज्यादा विजिलेंट बैनर में एक्ट करे, वो ज्यादा अच्छे से देख के कि वो उनकी अथॉरिटी में आता है या नहीं, उसके बाद ही वो लॉ बनाए, राइट। And it preserves the spirit of democracy by reminding the government of its responsibilities towards the country and promoting the desires and aspirations of the people. अभी इसकी लिमिटेशन क्या है ना, यहाँ पे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो क्वेश्चन में नहीं आता है। यहाँ हम सिर्फ लेजिस्लेटिव बॉडी की कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, हम सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात नहीं करते हैं, राइट। हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लाते हैं कि क्या जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना है वो अथॉरिटी में आ रहा है या नहीं, हम उसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। सो ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है यहाँ पे। दूसरा है यहाँ पे कि ये सिर्फ कॉम्पिटेंसी को देखता है कि क्या लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट था ये लॉ बनाने के लिए। ये नहीं देखते हैं कि उनका इंटेंशन क्या था, उनका मोटिव क्या था, उनका मैलाफाइड इंटेंशन था, उनका बोनाफाइड इंटेंशन था, इन सबको नहीं देखा जाता। इस वजह से क्या होता है, काफी सारे अच्छे अच्छे लॉज जो है जो बन जाते हैं वो इस बेसिस पे इनवैलिड कर दिए जाते हैं कि ये कलरेबल लेजिस्लेशन में आ रहा है। इवन इफ वो पब्लिक पर्पस सर्व कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी में बने हैं, फिर भी उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड ओके फाइन। तीसरा ये है इसका ड्रॉबैक कि जहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट नहीं है, जहाँ पे अथॉरिटी पे लिमिट ही नहीं है, वहाँ पे ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगा और वहाँ पे लेजिस्लेचर की पावर जो है किसी भी लिमिटेशन से रेस्ट्रिक्ट नहीं होगी। मान लीजिए कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कोई भी लिमिट नहीं लगी है, जो डिस्क्राइब नहीं है कि किस लिस्ट में आएगा, वहाँ पे दोनों सेंट्रल स्टेट दोनों की पावर हो जाएगी कि वो लॉ बना सकते हैं, कोई किसी की भी पावर पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, राइट। अच्छा, अब हम देखते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन एंड पिथ एंड सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है। कलरेबल लेजिस्लेशन क्या करता है ना, वो जो एक्सेसिव यूज ऑफ पावर करते हैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, उसको कंट्रोल करता है, अगर एक्सेसिव किया है तो आपका लॉ इनवैलिड कर देगा। बट पिथ एंड सब्सटेंस जो हमने एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर किया है, उसको थोड़ा रिजिक्ट करता है, और वो देखता है कि पर्पस ऑफ लॉ क्या है, ठीक है, उसका सब्सटेंस क्या है, वो देखता है कि पर्पस ऑफ लॉ क्या है, राइट। और अगर थोड़ा सा भी ट्रेसपास हो रहा है, कि पर्पस सर्व हो रहा है लेकिन थोड़ा ट्रेसपास हो रहा है दूसरी लिस्ट में, लेट्स से सेंटर ने कोई लॉ बनाया जो कि स्टेट लिस्ट में थोड़ा ट्रेसपास हो रहा है लेकिन उनका पर्पस भी सर्व हो रहा है, तो वो स्लाइड ट्रेसपास को इग्नोर कर देंगे और वो लॉ को इंटैक्ट रखेंगे। तो ये थोड़ा रिजिड सिस्टम को ईज कर देता है। सो the doctrine of pith and substance eases the rigid federal system. The doctrine assists the legislature in maintenance of its power by not allowing the judiciary to declare the law invalid for slightest trespass on legislative power, कि अगर थोड़ा सा भी trespass हुआ है तो वो law invalid नहीं declare होगा। पर कलरेबल लेजिस्लेशन में ऐसा नहीं होता है, अगर स्लाइटेस्ट ट्रेसपास भी हुआ है तो भी वो लॉ स्ट्रक डाउन हो जाएगा और वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए पिथ एंड सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं कि थोड़ा स्मूथ चलता है, थोड़ा इजी वे में चलता है, बट कलरेबल लेजिस्लेशन एक रिजिड वे में चलता है। नाउ let's look at the conclusion that the doctrine of colorable legislation aims to prevent the use of legislative authority of the government for unauthorized purpose, ठीक है। The primary objective of division of power is to prevent the concentration of power। हमारा पर्पस क्या था कि हमें concentration of power नहीं करना है एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर। Whenever government authority tries to expand its power by enacting new laws outside its territory, this situation may pose a serious threat to democracy। कि अगर आप दूसरे की पावर का यूज करके, दूसरे की पावर का अनऑथराइज यूज करके आप अपने हिसाब से कोई लॉ बनाते हो, तो वो एक थ्रेट टू डेमोक्रेसी है। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरल सिस्टम, उस पे ही ये थ्रेट है, राइट। द जुडिशरी अप्लाई करते हुए ये लेजिस्लेशन, ये डॉक्ट्रिन रिव्यू करता है उन लॉ को जो गवर्नमेंट पास करती है, स्ट्राइक डाउन करता है उनको अगर वो जुरिस्डिक्शन के बाहर होती है तो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच।